सूरज कुमार आप लोगों का डेट क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम लोगों ने कल राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा था और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। दोस्तों, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था और फ्रांस का रहने वाला था। उसका पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। उसने फ्रांसीसी क्रांति में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1804 ईस्वी में उसने नेपोलियन संहिता को व्यवस्थित किया और 1799 ईस्वी में फ्रांस की सत्ता पर अधिकार किया। फ्रांस की सत्ता पर अधिकार करने के बाद उसने अलग अलग मतलब कि यूरोप के बहुत सारे भूभाग पर अधिकार किया, केवल ब्रिटेन को छोड़कर उसने यूरोप के बहुत सारे भूभाग पर अधिकार किया। और वो यूरोप के जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी इत्यादि राज्यों पर अधिकार करता चला गया। उसकी सेना जहां जहां भी जाती थी, लोगों के द्वारा उसकी सेना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाता था, क्योंकि फ्रांस में इतना अच्छा से जब ये शासन कर रहा था, ये हमारे देश में भी बहुत अच्छा से शासन करेगा, लोगों का विश्वास था। लेकिन उसके सेना के साथ साथ राष्ट्रवाद का विचार भी अनेक देशों में गया और वहां के लोग के बीच में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने फ्रांसीसी सेना और फ्रांस के आधिपत्य प्रभुत्व पर के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। और उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू करने के बाद लोगों के द्वारा आंदोलन करने के बाद भी नेपोलियन ने फ्रांस के अलावा उसके द्वारा जीते गए अनेक देशों और राज्यों में नेपोलियन संहिता लागू की। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की थी। नेपोलियन संहिता के अनुसार जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। जैसे कि कोई राजा का लड़का है, राजा का घर का है, राजघराने का है, तो उसे विशेष पद दिया जाता था और उसके अनुसार उसे पद दिया जाता था। आम नागरिकों को यह सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन इसके समाप्त करने के बाद आम नागरिकों को यह सुविधा मिलने लगी। किसानों को पहले भूमि दासत्व था, जैसे कि लोग जो किसान थे उन्हें गरीबी गुलाम की तरह रखा जाता था, उन्हें उनसे अधिक कर वसूला जाता था। लेकिन नेपोलियन ने इसे भी हटा दिया। इस प्रकार से किसानों और मध्यम और उच्च वर्गों के बीच में दूरी कम हो गई और वे लोग उन लोगों के बीच में राष्ट्र भावना उत्पन्न होती गई। लोगों के द्वारा आंदोलन करने के बाद भी नेपोलियन के द्वारा जीते गए अनेक राज्यों और राष्ट्रों में नेपोलियन संहिता लागू की थी। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया था। नेपोलियन संहिता के अनुसार जन्मजात विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। किसानों के द्वारा गुलामी करने वाले मजदूरी को भी उसने समाप्त कर दिया था और समान मापतौल, समान कर और समान अधिकार और समान न्याय को लागू किया, जिससे लोगों के बीच में राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता फैली और उन्होंने इसके फ्रांसीसी प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाने शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों के बीच में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसके बाद नेपोलियन ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अनजाने में ही सही लेकिन राष्ट्रवाद के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। इटली में सिसिल पॉइंट और ट्रांसपेरेंट नामक गणराज्य की स्थापना की तथा 1806 ईस्वी में जर्मनी में 39 राज्यों का जर्मन महासंघ, जिसे राइन संघ भी कहा जाता है, की स्थापना कर दी। और दोनों का स्थापना करने के बाद उसने दोनों के एकीकरण की पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार कर दी थी। इस प्रकार नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों, मैं आप लोगों को नेपोलियन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी है। दोस्तों, मैन ऑफ डिस्टिनी नेपोलियन का कहते हैं, ठीक है। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, पता है आपको तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नहीं पता है तो जान लीजिए। भारत का नेपोलियन समुद्र को कहा जाता है और ईरान को नेपोलियन किसे कहा जाता है ये भी बताइएगा। बता देते हैं हम आपको, ईरान के नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेपोलियन संहिता के बारे में। उसने नेपोलियन संहिता कैसे लागू किया और नेपोलियन संहिता के अंतर्गत क्या क्या नियम है और क्या क्या शर्तें थी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन संहिता के बारे में। नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता को 1804 ईस्वी में लागू किया, जिसके अनुसार जन्मजात विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। जैसे कि कोई किसी राजा का बेटा या फिर राजघराने में पैदा हुआ है तो उसे विशेष पद दिया जाता था, लेकिन अभियोग्यता का आधार बनाया गया और जो सबसे ज्यादा योग्य है उसे ही वो अधिकार दिया जाता था और उस पद पर उसे आसीन किया जाता था, ठीक है। अगला है किसानों का भूमि दासत्व को समाप्त कर देगा। यानी किसान जो थे पहले बहुत ज्यादा कर दिया करते थे, लेकिन उसे समाप्त कर देगा, जिससे उन्हें कर नहीं चुकाना पड़ता था। इसलिए वे भी अब बहुत आजाद हो चुके थे, ठीक है। अगला है समान मापतौल की प्रणाली। समान मापतौल की प्रणाली लागू करने के बाद लोगों में व्यापार का प्रचलन बहुत अधिक बार, पहले से ज्यादा व्यापार होने लगा। जहाँ
अलग अलग देशों में उसके अगल बगल जो भी राष्ट्र से जीते गए वहां पर समान मुद्रा था, एक ही मुद्रा का प्रचलन था, इसलिए व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। समान शुल्क था, किसी के लिए भी अधिक शुल्क नहीं देना पड़ता, यानी कि टैक्स। शुल्क का मतलब होता है टैक्स। किसी को भी ना अधिक टैक्स देना है ना कम टैक्स देना है, सबको समान टैक्स देना है। ऐसी व्यवस्था नेपोलियन ने की थी, नेपोलियन संहिता के द्वारा। ठीक है। और एक ही मुद्रा का प्रचलन था। इससे और आसानी हुई, जैसे कि एक ही देश है और इसके अलग अलग राज्यों में इसका जो प्रभुत्व था, संपन्न था, वहां पर इसने एक ही प्रकार का केवल मुद्रा था और शुल्क था। इससे लोगों को बीच में मुद्रा को देने में और लेने में आसानी हुई और व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जिससे कि फ्रांस और फिर यूरोप की प्रगति चालू हुई नेपोलियन संहिता के द्वारा, और उनमें राष्ट्रवाद का प्रसार बढ़ता ही गया। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे ऑब्जेक्टिव, जिसका आंसर आज मैं बताने जा रहा हूं, और इसके बाद फिर आप लोगों को कुछ 5 क्वेश्चन दूंगा इन सब के आधार पर, जिसके आंसर आप लोगों का कल मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? दोस्तों, फ्रांस की क्रांति तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति जो है वह 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा सवाल है, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? फ्रांस का राष्ट्रगान जो है, मार्सिले को फ्रांस का राष्ट्रगान कहा जाता है। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक लुई 16वां था। लुई 16वां। दोस्तों, लुई 16वां बहुत बड़ा निरंकुश और तानाशाही शासक था। ठीक है। और फ्रांस की क्रांति के समय जो राष्ट्रगान गाया गया था उसे मार्सिले गीत कहते हैं। फ्रांस का राष्ट्रगान का जो निर्माण किया गया था उसे 1792 ईस्वी में इसे बनाया गया था। अगला सवाल है, लुई 16वां किस वंश का शासक था? दोस्तों, लुई 16वां बुर्बो राजवंश का शासक था। अगला सवाल हमारा आखिरी और अंतिम सवाल है, नए मापतोल की पद्धति का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस।